IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर में हम लोग 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं। और ये करंट अफेयर की क्लास 8 है, तो आप लोग इसके पहले 7 क्लास जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेगा, वीडियो को पूरा देखेगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। पहली न्यूज है, ड्रोन दीवार किसे कहते हैं। आजकल चर्चा में है ड्रोन दीवार। तो एक याद रखना, ड्रोन दीवार बनाई गई है एक तरह से जो है रडार के माध्यम से 6 देशों ने मिलकर बनाया है। और 6 देश वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखने की जरूरत है। वो 6 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा 6 नाटो देश कौन कौन से हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 6 देश मिल करके क्या बनाए हैं, ड्रोन दीवार बनाए हैं, ड्रोन वॉल बनाया है। किसके खिलाफ बनाया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रूस के खिलाफ बनाया है। तो रूस के साथ अपनी सीमाओं पर एक समृद्ध ड्रोन रक्षा प्रणाली बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसे अक्सर ड्रोन दीवार कहा जा रहा है। क्यों बनाया है ये भी बता देता हूं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तीसरी, इस परियोजना का जो लक्ष्य है, सैन्य उकसावे और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संभावित खतरों से सीमा को सुरक्षित बनाना है। क्यों? क्योंकि ये 6 देश किसके हैं, नाटो में शामिल हैं, और ये 6 देश नाटो में जो है सदस्य हैं। इसमें 3 देश जैसे इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन्हें हम बाल्टिक देश कहते हैं, ये शामिल हैं इसमें। इसके अलावा फिनलैंड, नॉर्वे और पोलैंड, ये सारे सदस्य कौन हैं, ये सब जो है नाटो के सदस्य हैं। और इन लोगों ने रूस के खिलाफ जो है ऐसा करने का निर्णय लिया है कि रूस की तरफ से कोई मादक पदार्थों का जो है तस्करी ना होने पाए, और इसके अलावा कोई जो है सैन्य उकसावा ना होने पाए, या कोई जासूसी ना होने पाए, या रूस की ओर से कोई ड्रोन हमारे देश में ना आने पाए। इसलिए इन 6 देशों ने मिल करके निर्णय लिया है कि हम ड्रोन दीवार बनाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ड्रोन दीवार बनाने वाले 6 देश कौन से हैं, या उनमें कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये किसके खिलाफ बना रहे हैं, तो रूस के खिलाफ बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, तो मादक पदार्थों और सैन्य उकसावे को रोकने के लिए 6 नाटो देशों ने बनाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो ये 6 देश हैं, इनकी सीमा जो है रूस से लगती है, इसलिए खतरा इनके लिए ज़्यादा है। और ये 6 देश नाटो के सदस्य हैं, और नाटो जो है आपको पता होगा कि रूस के विरोध में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी नाटो के प्रश्न को लेकर के जो है यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, जिसका विरोध रूस ने किया, और जिसको लेकर के आज परिणाम ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रोन दीवार कहाँ बन रही है, किसके खिलाफ बनाई जा रही है, कौन कौन से देश मिलकर बना रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कवर करने की जरूरत है। ठीक है, अब आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि जो है रूस की सीमा किन किन देशों से लग रही है। तो 6 देश आपके फिनलैंड है, नॉर्वे है, इसके अलावा आपका पोलैंड है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये सारे देश मिल करके काम कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लॉक आउट 2024 क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये है क्या, तो ब्लॉक आउट 2024 एक नया ऑनलाइन आंदोलन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लॉक आउट जो आजकल चर्चा में है ये क्या है। तो याद रखना, एक ऑनलाइन आंदोलन है। कैसा आंदोलन है, जो चाहता है कि लोग इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया साइटों पर प्रसिद्ध हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को फॉलो करना बंद कर दें। यह ऑनलाइन आंदोलन इसलिए चलाया गया है कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको फॉलो करना लोग बंद कर दें। क्यों बंद कर दें, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको बंद करने का ये उद्देश्य है कि आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग गाजा की स्थिति के संबंध में कुछ ना कहने के लिए प्रसिद्ध लोगों की आलोचना करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गाजा की जो स्थिति चल रही है, इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है जो है वहाँ पर, उसको लेकर के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसीलिए ये ऑनलाइन आंदोलन शुरू हुआ है कि जब ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, ना पक्ष में ना विपक्ष में, तो ऐसे लोगों को फॉलो ना किया जाए, उनको अनफॉलो कर दिया जाए। तो ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें जानने समझने की जरूरत है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा
शब्द होते हैं चर्चा में होते हैं, और चूंकि ये एक ऑनलाइन आंदोलन है और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए ऐसे टर्मिनोलॉजी, ऐसे शब्द पर हमें फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एक आंदोलन है। और याद रखना, ये जो बड़ी बड़ी प्रसिद्ध हस्तियां हैं उनको फॉलो ना करना सोशल मीडिया पर इसलिए चलाया गया क्योंकि ये लोग गाजा पे ना तो कोई पक्ष में ना विपक्ष में कुछ बोला नहीं है, और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो इनसे एक उम्मीद रखते हैं, जबकि ये लोग उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं, इसीलिए ऐसा आंदोलन चलाया गया है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरी न्यूज है आपका, विले चली घोषणा क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी चर्चा में है क्योंकि भारत भी इसमें शामिल है, इस घोषणा से भारत का संबंध है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है ये? तो विले चली घोषणा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर दुनिया का पहला समझौता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है विले चली घोषणा का संबंध किससे है, तो ऑप्शन होगा आपका कि AI पर दुनिया का पहला ये समझौता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आजकल AI का जमाना है, हर चीज में AI जो है आजकल तेजी से जो है हर जगह पर अपना प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और हर देश AI को अपना रहे हैं, हर संस्था अपना रही है, इसलिए हमें इसको अच्छे से फोकस करने की जरूरत है कि विले चली घोषणा का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है, ये दुनिया का पहला AI समझौता है, ठीक है, जिस पर यूनाइटेड किंगडम AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखना, ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, वहीं पर ये सम्मेलन हुआ है। इस पर हस्ताक्षर किन लोगों ने किया है? तो याद रखना, इस पर यह भी पूछा जा सकता है कि इस पर हस्ताक्षर किन किन देशों ने किया है। तो पहला यूरोपीय संघ ने किया है, भारत ने किया है, तो भारत इसमें अगर शामिल है तो ये इंपॉर्टेंट और बन जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित 28 देश इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि AI जो है सिक्योरिटी समझौता है, दुनिया का पहला समझौता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत इसमें शामिल है तो इसलिए और ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से याद रखेगा कि विले चली घोषणा का संबंध किससे है। तो AI पर दुनिया का पहला समझौता है और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो छोटी छोटी न्यूज हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण न्यूज हैं, इसलिए इनको मैंने सोचा है कि आप लोगों को इस तरह का भी और क्वेश्चन आंसर दोनों फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को की जो है 46 विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है। तो याद रखना, ये हमेशा हर साल अलग अलग देशों में इसकी बैठकें होती हैं और यूनेस्को विश्व विरासत में अलग अलग जो है चीज़ों को शामिल करने के लिए ही ये बैठकें की जाती हैं। तो यूनेस्को का जो है मुख्यालय का है पेरिस में है, और ये जो है विश्व धरोहर के अलावा बहुत सारी ऐसी लिस्ट जारी करती है जिसमें अलग अलग देशों के अलग अलग चीज़ों को शामिल किया जाता है। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी की है। तो 46 के नंबर की जो बैठक हुई है विश्व धरोहर समिति की, किसकी? यूनेस्को की। कहाँ हुई है आपसे पूछा जाएगा, तो भारत में हुई है। को किस नंबर की हुई है? तो जो है 46 नंबर की हुई है, और भारत इसकी अध्यक्षता भी किया है। और मेजबानी का मतलब ये होता है भारत में हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह पहली बार है जब भारत यूनेस्को विरासत समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है, पहली बार ऐसा मौका हुआ है। इसके पहले 45 बैठकों में कभी भी भारत इसका ना अध्यक्ष रहा है, ना भारत में ये बैठक कभी हुई है, लेकिन 46 जो बैठक हुई है ये भारत में हुई है और भारत ही इसकी अध्यक्षता किया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि यूनेस्को की 46 बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है और भारत उसका अध्यक्ष रहा है। तो वाक्य बना के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना और समझना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया है, कहां पर? तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है। पहला आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जो है विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किसने किया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है, ये आपको याद रखना है। कहां किया गया है? तो चिली में किया गया है, और चिली दक्षिणी अमेरिका का देश है। तो चिली में किया गया है, चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें दो बात आपको याद रखना है कि जो वेधशाला बनाई गई जा रही है दुनिया की जो सबसे ऊंची है वो चिली देश में है, ठीक है। लेकिन बना कौन रहा है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय बना रहा है। दो बातें अलग अलग हैं। आगे है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली के किस स्थान बनाया जा रहा है? तो एंटोफगास्टा क्षेत्र में आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन
किया जा रहा है। तो आटाकामा एक मरुस्थल है, ये कहाँ पर है? चिली में है, और ये दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, ये भी आपको याद रखना है। तो दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा है। और वहीं पर जो है जो एक स्थान है उसका नाम है एंटोफगास्टा। उसी क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण कौन कर रहा है? टोक्यो विश्वविद्यालय कर रहा है। और किस देश में? मैं बार बार बोल रहा हूं, चिली में कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह क्वेश्चन मैं लगातार आपको कराता रहूंगा, तो जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। भारत ब्रिटेन 2+2 संबंध, याद रखिएगा, भारत कई देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो कितने देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है, ये हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे 2+2 का मतलब ये होता है कि भारत और ब्रिटेन के दो दो मंत्री जो है इसमें समझौते में भाग लेते हैं। तो भारत की ओर से और चाहे ब्रिटेन की ओर से दो मंत्री कौन होते हैं? एक विदेश मंत्री, एक आपका रक्षा मंत्री। दो मंत्रालय शामिल होता है, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, दोनों देशों शामिल होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2+2 पड़ गया है। तो 2+2 जो अभी हमने वार्ता किया है वो अभी हाल में किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ किया, लेकिन भारत कई देशों के साथ करता है, ये भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता। आपसे कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2+2 वार्ता में कौन कौन से विभाग या मंत्रालय शामिल होते हैं? तो दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालय शामिल होते हैं। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत यूके रोड मैप 2030, एक जो है रोड मैप तैयार किया गया है दोनों देशों के बीच में। रोड मैप का मतलब यह होता है कि आगे की रणनीति बनाई गई है 2030 तक। क्या रणनीति है 2+2 वार्ता के अंतर्गत? तो भारत यूके संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ावा देना है, ठीक है। इसीलिए 2+2 वार्ता की गई है। 2030 तक के लिए रोड मैप दोनों देशों ने मिलकर बना लिया है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है? तो भारत अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रूस के साथ जो है, और इसके अलावा ब्रिटेन के साथ। तो टोटल कितने देश हो गए हैं? तो टोटल 5 देशों के साथ भारत क्या करता है? 2+2 वार्ता करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है और बहुत लोगों का गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो याद रखना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्रिटेन, तो टोटल 5 देश हो गए हैं जिनके साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और बहुत चुन चुन के मैं क्वेश्चन अलग अलग किताबों से लेके आया हूँ। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा भ्रम में नहीं रहना है। इन सारा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले जरूरी है करंट अफेयर को समझना, और करंट अफेयर आप लोग जब घर पे पढ़ा करें तो मैप के माध्यम से भी पढ़ा करें। अगर कोई देश आ जाए या कुछ आ जाए तो आप उसको एक बार जाके जरूर देखें। उसके देखने से क्या होता है, वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और याद होती है। इसलिए मैप के थ्रू भी करंट अफेयर पढ़ा जाता है, रटा नहीं जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह, तो चाबहार बंदरगाह याद रखिएगा, ये जो है कहाँ पर है? ये ईरान में है और भारत जो है इसको बनवाने में सहयोग किया है। याद रखना, अभी यहीं पर एक जो है भारत के साथ समझौता हुआ और भारत को एक प्लेटफॉर्म यहाँ का टर्मिनल दे दिया गया है। किसको? भारत को। किसने दिया है? ईरान ने दिया है। और चूंकि ईरान बहुत चर्चा में है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ईरान जो है याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आजकल चर्चा में क्यों है? क्योंकि इजराइल के साथ उसका तनाव है। इसीलिए जो है ये भी याद रखेगा कि ये ईरान की सीमा किन किन देशों से लगती है और इजराइल की सीमा किन किन देशों से लगती है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, अभी मैं उसकी चर्चा अलग से कर दूंगा आपको, लेकिन पहले मैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि चाबहार बंदरगाह चर्चा में क्यों है, पहली बात। दूसरा, चाबहार पूछा जाएगा आपसे, चाबहार बंदरगाह किस देश में है? ईरान में है। हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो जो है भारत ने अनुबंध किया है कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। किस बंदरगाह के लिए? चाबहार बंदर के लिए। और चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ये ईरान का बंदरगाह है, ठीक है। अब ये बंदरगाह कहाँ है आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओमान की खाड़ी के पास है, ठीक है। ओमान की खाड़ी के पास है, बिल्कुल आपका सीमा पे आप देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह के बारे में अगर बात करते हैं तो चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। अभी आपने मैप पे देखा। यह ईरान का पहला गहरे पानी का बंदरगाह है। याद रखना, यह ईरान का ऐसा बंदरगाह है जो गहरे पानी में स्थित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे लिखा है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ
जो है या नई दिल्ली व्यापार के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने का एक वैकल्पिक मार्ग है। क्योंकि याद रखिएगा, जब हम अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते हैं या मध्य एशिया देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हमें पाकिस्तान के माध्यम से जाना पड़ता है। इसीलिए हम पाकिस्तान को बाईपास करेंगे और हम जो है चाबहार के माध्यम से अर्थात ईरान के माध्यम से हम कहाँ पहुंचेंगे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हम मध्य एशिया पहुंचेंगे तो पाकिस्तान का हस्तक्षेप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह जो चाबहार बंदरगाह है यह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का एक हिस्सा भी है। तो चाबहार बंदरगाह इसका हिस्सा है और ये गलियारा कहाँ जाता है आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो पूरे याद रखना यूरोप तक ये गलियारा जाता है, व्यापार करने का मार्ग ये बनाया जा रहा है। तो चाबहार बंदरगाह को उसमें शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आपका ईरान देश है ये चर्चा में आजकल बहुत है, ठीक है। तो ईरान की सीमा किन किन देशों से लगती है आप इस मैप पे देख के याद कर लीजिएगा। इसमें आपके कौन कौन देश हैं ईरान की जिससे सीमा लगती है? तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अजरबैजान से, आर्मेनिया से, तुर्की से और इराक देश से लगती है। इसके अलावा 3 जलीय क्षेत्रों से भी इसकी सीमा लगती है, फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर और ओमान की खाड़ी से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह से इजराइल भी चर्चा में है। इजराइल की सीमा किन किन देशों से लगती है ये भी आप देख लीजिएगा मैप पे। दूसरा मैप ये है, जॉर्डन से इसकी सीमा लगती है, मिस्र से लगती है, भूमध्य सागर से इजराइल की सीमा लगती है, लेबनान से लगती है, सीरिया से सीमा लगती है और वेस्ट बैंक से सीमा लगती है। और वेस्ट बैंक वही है जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है, ठीक है। तो इतने देशों से सीमा इजराइल की भी लगती है। तो इजराइल और आपका ईरान दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछे जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से याद करेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपका मार्कस क्यूरिक्स क्या है? तो कैमरून कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका का एक देश है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये अफ्रीका का देश है। यहाँ पर जो है भूमध्य जो है रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर मलेरिया की बीमारी और डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, कैमरून नियमित रूप से मार्कस क्यूरिक्स देने वाला पहला देश बन गया है। तो ये मार्कस क्यूरिक्स क्या है? तो मार्कस क्यूरिक्स बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम कौन सा है? तो बताना होगा मार्कस क्यूरिक्स। किस देश ने पहली बार अपनाया है? कैमरून ने। किनके लिए है? बच्चों के लिए है। ये भी आपको पकड़ के रखना है कि बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा मलेरिया की होती है। कैमरून और जो है यहाँ के देशों में, खास करके जो भूमध्य रेखा पे देश होते हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे लिखा है मार्कस क्यूरिक्स को जो है RTS या फिर जो है इसे क्या कहते हैं SAS01 के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना ये कार्यक्रम का एक नाम ये भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और मार्कस क्यूरिक्स क्या है? एक कार्यक्रम है, ये बात याद रखना। और कैसा कार्यक्रम है? तो याद रखना ये जो है आपका मलेरिया जो है टीका कार्यक्रम है। यह प्लाज्मोडियम जो है फाल्सी पेरस परजीवी और हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रोटीन से बना है। तो जो याद रखना, जो एक कार्यक्रम चल रहा है वैक्सीन का जो है मलेरिया का, ये जो है किसका बना हुआ है? इसी परजीवी का बना हुआ है। और साथ में इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस को भी शामिल किया गया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित टीका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो याद रखना मार्कस क्यूरिक्स क्या है? तो याद रखना ये एक मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम है। और किस देश ने अपनाया है? तो कैमरून ने। इसको अच्छे से याद रखना। इसके नाम क्या है सब आपको मैंने बता दिया। अच्छे से याद रखना कि क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। फ्रैंकोफोन राष्ट्र किसे कहते हैं? तो फ्रैंकोफोन राष्ट्र बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि शब्दावली है, पूछा जा सकता है। तो नाइजर की याद रखना, एक अफ्रीका का देश है। यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और नाइजर कहाँ पे है आप इस मैप पे देख सकते हैं। नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय फ्रैंकोफोन राष्ट्र संगठन के साथ सभी प्रकार के सहयोग निलंबित कर दिया है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल पूछा जाएगा कि जो है फ्रैंकोफोन राष्ट्र किसे कहते हैं वो बताना होगा। और उसके साथ किस देश ने अपने सारे संबंध को खत्म कर लिया है? तो नाइजर ने किया है। और क्यों खत्म किया और ये है क्या? याद रखना फ्रैंकोफोन देश वे हैं जो फ्रेंच को आधिकारिक भाषा घोषित करते हैं। तो याद रखना जिन देशों में फ्रेंच भाषा बोली जाती है और फ्रेंच ही वहाँ की आधिकारिक भाषा है, उन सारे देशों को क्या बोलते हैं? फ्रैंकोफोन देश बोलते हैं। या फिर जिनके लोग मुख्य रूप से फ्रेंच बोलते हैं, उन्हीं देशों को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकोफोन देश कहते हैं। तो याद रखना उन्हीं से अपने सारे संबंध किसने तोड़ा है? नाइजर ने तोड़ा है। अब हम लोग बात करेंगे यूरोपीय बंदरगाह
गठबंधन क्या है? तो याद रखना यूरोपीय पोर्ट अलायंस आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है और आजकल बहुत सारे अलायंस अलग अलग बने हैं। भारत भी बहुत सारे अलायंस का हिस्सा है। हम सबकी चर्चा आप लोगों से करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय बंदरगाह जो है गठबंधन या यूरोपीय पोर्ट अलायंस है क्या। तो यूरोपीय संघ के जो देश हैं ने बंदरगाहों पर आपराधिक समूहों द्वारा, बहुत सारे आपराधिक समूह ऐसे होते हैं, अपराधी होते हैं जो बंदरगाहों के माध्यम से क्या करते हैं, तो नशीली दवाओं की तस्करी करते हैं और घुसपैठ करते हैं। तो उसी से निपटने के तरीकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये यूरोपीय संघ के देशों ने क्या किया है, कहाँ पर, तो बेल्जियम के जो है एंटवर्प बंदरगाह पर यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन का उद्घाटन किया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यूरोपीय बंदरगाह जो गठबंधन बनाया गया है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बेल्जियम के एंटवर्प जो है बंदरगाह पे किया गया है। ये किस लिए किया गया है, तो याद रखना नशीली दवाओं और तस्करी और घुसपैठ की जो घटनाएं होती हैं बंदरगाहों के माध्यम से, उस पर जो है रोक लगाना है। किसके माध्यम से, तो यूरोपीय संघ के देशों के जो है आपस में सामंजस्य स्थापित करने के माध्यम से करने के लिए किया गया है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपका सी डोम क्या है। तो याद रखना इजराइल ने सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की है। तो याद रखना ये पूछा जाएगा सी डोम जो है आजकल जो, क्योंकि इजराइल से युद्ध हो रहा है कई देशों से, तो चर्चा में है ये, आजकल यही जो है इजराइल को बचा भी रहा है। तो याद रखना इजराइल का ये एक रक्षा प्रणाली जो है क्या है, एक सिस्टम है, किसका, इजराइल का, उसका नाम क्या है, सी डोम है, जो आयरन डोम का वायु रक्षा प्रणाली का नौसैनिक संस्करण है, उसका एक एडिशन है। आयरन डोम भी जो है किसका है, इजराइल का है। और ये क्या है, तो याद रखना एक तरह का ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। जब अगर मान लीजिए इजराइल ये देश है, तो इजराइल देश पर अगर कोई भी हमला अगर करता है मिसाइलों से, तो याद रखना सी डोम और जो आयरन डोम है इन मिसाइलों को रोक के हवा में उसको नष्ट कर देते हैं और इजराइल जो है पर हमला नहीं हो पाता है, नुकसान नहीं हो पाता है। तो उन मिसाइलों को रोकने वाले जो सिस्टम है उसी का नाम क्या है, सी डोम, या उसको क्या कहते हैं, आयरन डोम कहते हैं। इसी को आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आएगा भी। ठीक है, आगे लिखा है जिसका उपयोग उन्नत बैलिस्टिक हवाई और सतह से सतह पर मार करने वाले खतरों से बचाव के लिए किया गया है। तो अगर कोई इजराइल पे अगर हमला करता है मिसाइलों से या सतह से सतह अगर हमला करता है, तो ये उस सारी मिसाइलों को रोकने का काम करता है, एक तरह का सुरक्षा कवच का काम करता है सी डोम या आयरन डोम। और दोनों किसका है, याद रखना आयरन डोम का ही हिस्सा एक कौन है, सी डोम है। याद रखना ये किसका है, ये इजराइल का है, और इसी दोनों की मदद से इजराइल अपने आप को बचा पाया है, इसलिए चर्चा में है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरन डोम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो तैनात और युद्धाभ्यासरत बलों की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये पूरे देश की रक्षा आजकल कौन कर रहा है, इजराइल की, तो आयरन डोम ही कर रहा है और सी डोम के माध्यम से हो रहा है, इसलिए चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपका वेल्स कानूनी व्यक्ति और वांगानुई नदी कानूनी इकाई, ये कहाँ घोषित किया गया है, तो न्यूजीलैंड और कुक द्वीप समूह। तो न्यूजीलैंड याद रखना दक्षिण प्रशांत महासागर में देश है, न्यूजीलैंड और कुक द्वीप समूह ने एक संधि किया है और व्हेल मछली को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है, उसके संरक्षण के लिए के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर न्यूजीलैंड और कुक द्वीप समूह ने किया है। तो याद रखना व्हेल मछली को क्या दिया गया है, कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने जो है वांगानुई नदी को कानूनी इकाई की घोषित कर दिया है। यह भी याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वांगानुई नदी कहाँ बहती है, तो न्यूजीलैंड में बहती है। ऐसे क्या घोषित किया गया है, तो कानूनी इकाई घोषित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूजीलैंड हाल में किसे कानूनी व्यक्ति घोषित किया है, तो याद रखना व्हेल मछली को, और कानूनी इकाई किसे घोषित किया गया है, तो वांगानुई नदी घोषित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपका डेंगू आपातकाल। डेंगू आपातकाल कहाँ घोषित किया गया है, तो डेंगू आपातकाल याद रखना पेरू में घोषित किया गया है। पेरू कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका का देश है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का यह देश है। और यहाँ पर आपातकाल डेंगू का क्यों घोषित किया गया है, तो भीषण गर्मी और भारी बारिश के कारण डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। अब यहाँ जो भीषण गर्मी और बारिश ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर
अल नीनो की जो है समुद्री जलधारा की उत्पत्ति हुई थी। तो अल नीनो समुद्री जलधारा के कारण पेरू के समुद्र तट को गर्म कर दिया, जिससे मच्छरों के प्रसार के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और इसी वजह से यहाँ पर पेरू में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई और डेंगू आपातकाल घोषित करना पड़ा। किसको? पेरू को घोषित करना पड़ा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा डेंगू के आजकल बहुत ज़्यादा टीके बनाए गए हैं, तो आप इस मैप पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने दे दिया है। डेंगू के 2 टीके बनाए गए हैं। एक आपका जो है डेंगी ऑल टीका, ये डेंगू का स्वदेशी टीका है, भारत का है। एक आपका डेंग बैक्सिया टीका है, आपका ये पूरे विश्व के लिए है। 2 टीके बनाए गए हैं। इसके अलावा हैजा का टीका, इसके अलावा मंकी पॉक्स का टीका और मलेरिया का टीका भी यहाँ पे दे दिया गया है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि 2024 में सारी वैक्सीन जो है आपको विकसित किए गए हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मिशन जो है स्पाइट्स क्या होता है, ये क्या है, चर्चा में बहुत ज्यादा है। तो यूरोपीय संघ, याद रखना, यूरोपीय संघ ने जो है लाल सागर के जहाजों को ईरान समर्थित हूती हमलों से बचाने के लिए मिशन स्पाइट्स शुरू किया है। हूती विद्रोही है कहाँ के? तो हूती विद्रोही यमन देश के हैं। याद रखना, यमन देश के हूती विद्रोही हैं जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। इन लोगों ने क्या किया है, लाल सागर, क्योंकि यमन की सीमा लाल सागर से लगती है, तो यमन के, याद रखना, यमन की जो सीमा लाल सागर से लगती है, वहां से लाल सागर से बहुत सारे जहाज आते जाते हैं। तो उन जहाजों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ ने मिशन स्पाइट्स शुरू किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ये मिशन किससे जुड़ा हुआ है, किसने शुरू किया है, किन विद्रोहियों के लिए शुरू किया गया है, और यह भी पूछा सकता है कि हूती विद्रोही जो आजकल चर्चा में है, ये जो है किस देश के हैं। तो याद रखना, ये यमन के हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और किसने शुरू किया है? यूरोपीय संघ ने। कहाँ शुरू किया है? लाल सागर में शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया है? जहाजों की सुरक्षा के लिए। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिचालन क्षेत्र बाब उल मंडेब जल संधि है और दूसरा है हॉर्मुज जल संधि। तो बाब उल मंडेब जल संधि याद रखिएगा, ये मैप पे देख लीजिएगा। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, बिल्कुल। ये कहाँ पर है? यमन के पास है। और दूसरा है आपका हॉर्मुज जल संधि, ये कहाँ पर है? तो याद रखना, ये आपका ईरान के पास है। आप देख सकते हैं फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रहा है। कौन? तो याद रखना, ये आपका हॉर्मुज जल संधि। लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर और ओमान की खाड़ी और अरब सागर, तो याद रखना, इन सब क्षेत्रों में जो है जहाज़ों का परिचालन होता है और वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है हूती विद्रोही के अलावा बहुत सारे अन्य जो है देशों के जो है समुद्री लुटेरे जहाज़ों को लूटते हैं। इसीलिए ये सब काम किया गया है और खास करके जो ये मिशन शुरू किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा, ये केवल हूती विद्रोह के लिए शुरू किया गया है लाल सागर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपका विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड। तो विश्व का जो सबसे बड़ा हिमखंड है, याद रखिए, उसका नाम क्या है? A23A, जो 30 वर्षों के बाद गतिमान हुआ है। यह हिमखंड जो सबसे पहले अंटार्कटिका का हिस्सा था, 30 वर्षों से अधिक समय तक समुद्र तट पर जो है ये अटका रहने के बाद अंततः ये गतिमान हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है चर्चा में कि जो भी हाल में विश्व का जो सबसे बड़ा हिमखंड है उसका नाम क्या है? तो A23A नाम है। ये 30 वर्षों के बाद गतिमान हुआ है और कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका के पास है। इतनी न्यूज आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि चर्चा में ये रहा है। तो ये 15 क्वेश्चन, एक तरह से 15 न्यूज मैंने आपको बता दिया है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आपको लगातार मैंने जो है करंट अफेयर और अन्य वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, क्योंकि बीपीएससी का पेपर बहुत नज़दीक है और यूपी पीसीएस का पेपर भी नज़दीक है। इसलिए आप इसको तैयारी करते रहिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा भी। ओके, थैंक यू।